हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मंदिर आया हूँ और आज मैं यहाँ किस लिए आया हूँ ये बताने से पहले हम लोग बात करेंगे भारत के जीवन दर्शन के बारे में। सनातन धर्म का जीवन दर्शन या जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है उसकी जो मुख्य बातें हैं वो हैं मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा का ना ही जन्म है ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा को सोल को सिर्फ लिबरेट किया जा सकता है और लिबरेशन किस से किया जाना है? लिबरेशन किया जाना है शरीर से। बहुत शरीर में जो सोल है वो मूव करता है और सबसे हाईएस्ट फॉर्म जब उसको मिलती है वो है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ मानी गई है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी मानी गई है सनातन धर्म के अनुसार कंपेयर टू अदर लिविंग बीइंग्स। इस जीवन दर्शन को एस्ट्रोलॉजी से समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी की कुछ खास बातों के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं वो हैं सभी जो लाइफ फॉर्म है वो रिफ्लेक्शन है प्लैनेट्स की। जो भी समीकरण, जो भी कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के बनते हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं धरती पर किसी भी लाइफ फॉर्म में। और जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, उनका जो समीकरण है वो कंप्लीटली सिंक्रोनाइज्ड है, पूरी तरह से वो मैच करता है प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस इनकारनेशंस और इस टाइम के बर्थ और इस बर्थ में जो समीकरण आगे चल के बनने वाले हैं। तीसरा, जब हम एस्ट्रोलॉजी से सनातन धर्म के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने बार बार आएंगे। एक है डेस्टिनी और दूसरा है फ्री विल। डेस्टिनी जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग जो आप इस जन्म में आपको अब तक मिला है या आगे मिलने वाला है वो डेस्टिनी है। लेकिन जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग हैं, कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ लाइफ उनके पास एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज है फ्री विल की। तो जो कुछ आपके साथ होना है, हो रहा है या होने वाला है वो सिर्फ डेस्टिनी बेस्ड नहीं है, वो फ्री विल बेस्ड भी है। मानव चोले को, ह्यूमन बीइंग के फॉर्म को सबसे बेस्ट इसलिए माना गया है क्योंकि जो फ्री विल की जो ऑप्शन है वो बाकियों के पास नहीं है। ये फ्री विल किस तरह से डिसाइड होती है इसके लिए हम फिर से एक बार एस्ट्रोलॉजी को रेफ़र करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 माइलस्टोन हैं लाइफ में जो एक पर्टिकुलर एज पर अचीव होते हैं। इन 3 भागों में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बांटा गया है जीवन को। पहला है बर्थ से लेकर 15 साल तक, दूसरा 15 साल से लेकर 36 साल तक, तीसरा 36 ऑनवर्ड्स, मोस्टली ये एंड हो जाता है 52 हो जाना चाहिए, बट ये जो साइकिल है वो 60 तक चलती है। 60 एक रीसेट पॉइंट है, प्लैनेट्स फिर से रीसेट हो जाते हैं जो आपके बर्थ के टाइम थे। तो जो मेन पार्ट्स हैं वो बर्थ से लेकर 15 साल तक, 15 से 36 एंड 36 ऑनवर्ड्स। अब ये जो 3 जो फ्री विल और डेस्टिनी है वो किस तरह से डिवाइड है इन 3 पार्ट्स में। फ्री विल बर्थ से लेकर 15 साल तक कंप्लीटली डेस्टिनी बेस्ड है और फ्री विल का इस टाइम इसमें रोल बहुत ही लिमिटेड है, बिल्कुल ही कम है। आप किस जगह पे पैदा होते हैं, उस जगह पर पैदा होने की वजह से आपको किस किस के साथ आप टच में रहते हैं, आपके भाई बहन, पेरेंट्स और दोस्त रिश्तेदार, ये सब कंप्लीटली डेस्टिनी बेस्ड है। इसमें आपकी फ्री विल का बिल्कुल भी रोल नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट जो एस्ट्रोलॉजी में हमें देखने को मिलता है वो है मैच्योरिटी ऑफ प्लैनेट्स। इसे मैच्योरिटी ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली मैच्योरिटी ऑफ प्लैनेट्स नहीं है, ये है मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मैच्योरिटी ऑफ प्लैनेट स्टार्ट होती है 15 साल की एज से। जो सबसे पहला प्लैनेट मैच्योर होता है जो है जुपिटर। मैच्योरिटी को हम समझ सकते हैं जैसे कोई फ्रूट मैच्योर होता है, जिस टाइम वो मैच्योर होता है उस टाइम वो अपना बेस्ट फ्रूट या सबसे गुड टू कंज्यूम है और रेडी है एकदम। सिमिलरली जब कोई प्लैनेट मैच्योर होता है या कोई पर्सन मैच्योर होता है एज पर द टाइम, तो वो जो प्लैनेट है, जो स्पेसिफिक प्लैनेट है, वो अपने बेस्ट रिजल्ट उस टाइम दे सकता है। 15 साल के बाद जो पहला प्लैनेट मैच्योर होता है वो है जुपिटर। जुपिटर डिनोट करता है एस्ट्रोलॉजी में आपकी नॉलेज को, विजडम को। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो इनिशियली बिकॉज ऑफ देयर बर्थ उनको इनिशियली बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छे स्कूल्स में भी जाते हैं, लेकिन आफ्टर
14 या 15 साल की उम्र के बाद उनका जो लर्निंग में है, किसी भी तरह की लर्निंग में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। या ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे भी केसेस है जिसमें बच्चों का शुरू में इनिशियली उनको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिलती बिकॉज ऑफ देयर बर्थ, जहाँ वो पैदा हुए बहुत एडवांटेज नहीं थी, लेकिन 14 या 15 साल की एज के बाद उनका सडनली लर्निंग में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो उसके बाद वो लर्निंग को पिक करते हैं, किसी भी तरह की लर्निंग को, फॉर्मल, इनफॉर्मल, टेक्निकल, किसी भी तरह की, कोई स्किल बेस्ड, बट वो एक लर्निंग को अडॉप्ट करते हैं 15 साल की एज के बाद। तो 15 साल की जो एज है वो मैच्योरिटी ऑफ जुपिटर मानी गई है एस्ट्रोलॉजी में। जुपिटर डिनोट करता है नॉलेज को, विजडम को। 15 साल की एज के बाद जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपको बर्थ से मिला, बाय डेस्टिनी मिला, वो अब उसका रोल अब लिमिटेड हो जाता है और आपकी फ्री विल भी उसमें इंक्लूडेड है। इक्वल रोल अब फ्री विल का है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। तो 15 साल की एज है मैच्योरिटी ऑफ जुपिटर। इसके बाद जुपिटर आपको उन कर्मों से फ्री कर देता है और आपको अपनी फ्री विल पे छोड़ देता है। 15 साल के बाद जो दूसरा माइलस्टोन एज है वो है 21 साल। 21 साल है मैच्योरिटी ऑफ सन। सन को एस्ट्रोलॉजी में सोल माना गया है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट माना गया है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो 21 साल की उम्र तक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने बारे में एक डेफिनेट आइडिया बना लेता है कि वो क्या है, क्या स्टैंड करता है, और वो अपने बारे में एक कंफर्म ओपिनियन बना लेता है। 21 साल मैच्योरिटी है सन की। इसके बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन एज है वो है 24। 24 है मैच्योरिटी ऑफ मून। मून एस्ट्रोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को, मन स्थिति को, हमारे इमोशंस को। 24 साल की उम्र में ह्यूमन बीइंग इमोशनली सेटल हो जाता है, वो अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने लगता है। इसके बाद मून है वो अपने पिछले कर्मों से उसको फ्री करता है और उसको अपनी फ्री विल पर भी, डेस्टिनी के साथ साथ फ्री विल पर भी उसको छोड़ देता है। 24 साल के बाद नेक्स्ट 25 साल का माइलस्टोन है जो है मैच्योरिटी ऑफ वीनस। वीनस रिप्रेजेंट करता है प्लेजर्स ऑफ लाइफ। जो भी इस दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं, जो भी प्लेजर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है वीनस। 25 साल में जब ये वीनस मैच्योर होता है, ये बेस्ट टाइम है किसी भी तरह की संसार की चीज़ों का एंजॉय करने का। बेस्ट टाइम है मैरिज। 25 साल, 25 से 28 साल तक जो वीनस की मैच्योरिटी की एज है, इस टाइम किसी भी तरह के प्लेजर्स का बेस्ट टाइम है। इसके बाद वीनस भी आपको अपनी फ्री विल पर छोड़ देता है अलॉन्ग विद डेस्टिनी। जो भी कॉम्बिनेशंस डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, जो भी कर्म, पिछले कर्म आपको भुगतते हैं, उसके साथ ही इक्वल रोल अब आपकी डेस्टिनी का भी है। डेस्टिनी के साथ आपका फ्री विल का भी है। सो फ्री विल में आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या चूज करते हैं, विच वे यू वांट टू गो। सब कुछ अब डेस्टिनी बेस्ड नहीं है, सब कुछ आपके प्लैनेट्स डिसाइड नहीं कर रहे कि आप आगे आपका फ्यूचर क्या होगा। वो फ्यूचर अब आपकी फ्री विल भी डिसाइड कर रही है। 28 साल की उम्र है वो है मैच्योरिटी ऑफ मार्स। मार्स रिप्रेजेंट करता है आपकी एम्बिशन, अग्रेशन। 28 साल की उम्र में जब मार्स अपने बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और प्रीवियस कर्म से, पिछले जन्म के कर्मों से आपको फ्री करता है, तो आपको एक एम्बिशन मिलता है लाइफ में, एक डिसाइसिवनेस होती है कि आपको क्या अचीव करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच्योरिटी एज है वो है 32 ईयर्स, विच इज़ द मैच्योरिटी ऑफ मरकरी। मरकरी रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस। अब आप मार्स की एज से 28 से 32 साल की एज से आप आ चुके हैं। आप उस फेज से आगे आने के बाद अब आपको एक स्टेबिलिटी आती है माइंड में कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें, बिकॉज अब आप इंटेलिजेंस के साथ भी काम कर रहे हैं। अब आप सिर्फ एक जो मार्स वाली एग्रेशन है, जो एम्बिशन है, उसके साथ ही काम नहीं कर रहे। सो बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिजल्ट्स आपको मिलते हैं 32 से 36 साल की उम्र में। 36 साल की एज है मैच्योरिटी ऑफ सैटर्न। सैटर्न माइथोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है, इसको डिनोट किया गया एज अ जज। सैटर्न, शनि जो है वो हमारे कर्म फलों का दाता है। सैटर्न सोलर सिस्टम में आउटर मूविंग प्लैनेट है। 30 साल लगते हैं सैटर्न को सोलर सिस्टम का, सन का एक सर्कल करने में, और सैटर्न के पास बहुत टाइम है ये देखने के लिए कि नीचे क्या हो रहा है। सो सैटर्न जो है वो एक माइथोलॉजी में जिसे कहा गया है कर्म फलदाता। तो 36 साल की उम्र वो माइलस्टोन है जिसमें सैटर्न अपने बेस्ट रिजल्ट देता है और आपको फ्री करता है। सो सैटर्न 36 की एज में क्या करता है, वो इवैल्यूएट करता है कि
प्रीवियस बर्थ में और इस बर्थ के अकॉर्डिंग आपने जो 15 साल से लेकर 36 साल तक जो आपके डिसीजन थे, जो आपके फ्री विल्स थे, क्या वो उस अकॉर्डिंग थे कि आपने जो प्रीवियस कार्मिक डेट्स थे, जो पिछले जन्म के कर्म थे, जो आपको इस जन्म में भुगतने थे, जो जन्म कुंडली के 9वें भाग से हमें पता लगते हैं प्रारब्ध कर्म, जो आपको इस जन्म में भुगतने हैं। 36 साल की उम्र के बाद सैटर्न शनि ये चेक करता है कि क्या आपने वो कर्म भुगत लिए हैं और आपका जो सोल है, जो आत्मा है, वो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। 2 केस इसमें बन सकते हैं, या तो आपके जो डिसीजंस थे 15 से 36 साल तक जो आपकी फ्री विल थी, उसमें जो आपने डिसीजन लिए वो उस अकॉर्डिंग थे कि आपने पिछले जन्म के कर्मों को भुगता है और अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो चेंज आता है वो है, जो सोल के लिए सक्सेस है वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आपको 36 साल की उम्र के बाद माइंड में क्लैरिटी आने लगती है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आप किसी समय, पात्र और काल में क्यों प्लेस्ड है, सो ये एक सक्सेस है। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन समय, पात्र और काल, ये 3 कॉम्बिनेशन है जिस पर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है कि आप किस टाइम पीरियड में हैं, जो साइकिल्स चल रही हैं रेगुलर, उसमें आप किस टाइम पर प्लेस्ड हैं, किस लोकेशन पे बेस्ड हैं और किस सोशल स्टेटस में है, किस पात्र में है। इन तीनों को कंबाइन करके अगर आपको ये क्लैरिटी माइंड में आ चुकी है कि आपको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है, विच स्टार्ट्स आफ्टर और समवेयर अराउंड 36 ईयर्स ऑफ एज, अगर इस टाइम आपको ये क्लैरिटी आने लग जाती है कि आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्या है बेस्ड ऑन वेयर यू आर एंड वाई यू आर, तो ये एक सक्सेस है। आपके जो प्रीवियस डिसीजंस थे 15 से 36 साल तक दिए उस अकॉर्डेंस में थे कि आपने जो 9वें भाव में हमें जन्म कुंडली के देखने को मिलता है प्रारब्ध कर्म, उनको आपने भुगता है, सही से भुगता है, आपके डिसीजन उस अकॉर्डेंस में है और जो सोल है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए प्रिपेयर्ड है। दूसरा केस, अगर आपके डिसीजंस उस अकॉर्डेंस नहीं थे कि आपने जो पिछले जन्म के कर्मों को अभी नहीं भुगता, या आपके जो फ्री विल के डिसीजंस थे वो अकॉर्डेंस में नहीं है, तो आपको 36 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे किसी तरह की परेशानी आने लग जाती है। शुरू होता है 36 से 42 साल तक का जो एज है वो सैटर्न की एज है। सैटर्न, अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो आपकी लाइफ में सैटर्न अगर अफेक्ट कर रहा है तो उसको देखने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है, किसी तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं जो बड़ी नहीं है, आपको काम डिले होते हैं, वो प्रॉब्लम किसी भी टाइम एग्जैगरेट हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इस टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, आपके पास रेजोल्यूशन करने का तरीका है, आप उसको किसी तरह का सेटलमेंट कर सकते हो या उसका कोई रास्ता निकाल सकते हो, लेकिन अभी रास्ता भी नहीं निकल रहा और वो डिले होता जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो आपको किसी काम में डिले करती हैं या लगातार कांस्टेंट प्रॉब्लम बनी रहती है, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा आपको मेजर नहीं लगती, एक पार्ट पे चलती रहती हैं, तो ये शनि के अफेक्ट रहते हैं। कांस्टेंट प्रॉब्लम बट नॉट इमीडिएट कंसर्न नहीं होती, लेकिन चलता रहता है। तो 36 से 42 साल तक अगर आपने पिछले जन्म के कर्मों को नहीं भुगता, जो आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाग में पता लगते हैं, तो 36 से 42 साल तक थोड़ी थोड़ी समस्याएं एक साइड में आपकी चलती रहती हैं, आपके दिमाग का कुछ पॉइंट स्पेस लेती हैं। 36 साल के बाद 42 साल के बाद का जो टाइम है 42 और 48, ये 2 अगले माइलस्टोन हैं, ये राहु और केतु के समय हैं। अगर 36 से 42 साल के बीच में भी आपके डिसीजन, आपके फ्री विल के डिसीजन उस अकॉर्डेंस में नहीं आते कि आपको प्रीवियस बर्थ के जो आपके कर्म हैं वो आपने भुगत लिए या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो शनि यहाँ पर अपने गिव अप कर देते हैं और वो ये केस हैंडल कर देते हैं अपने एसोसिएट्स को, राहु और केतु को। माइथोलॉजी में शनि को बॉस माना गया है और राहु और केतु उनके एजेंट्स हैं। अब ये प्लैनेट्स क्या चाहते हैं, इन प्लैनेट्स की इच्छा ये है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है वो फिर से कहीं किसी लो लेवल पे ना चला जाए, तो उसको सफरिंग देकर किसी भी तरह से कर उसको एटलीस्ट एक ह्यूमन फॉर्म में नेक्स्ट बर्थ में रखा जाए। तो 36 से 42 साल तक जब सैटर्न अपना एफर्ट कर लेते हैं इंडिकेट करने के लिए किसी तरीके से कि आपको अपने रास्ते बदलने हैं, और उसके बाद भी कोई अगर 42 साल तक भी इस इंडिकेशन को, इस तरह के सिंबल्स को नहीं समझता, तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है 42 और 48 साल की, जो है राहु और केतु का समय है। राहु और केतु एजेंट हैं शनि के, और एजेंट्स आर ऑलवेज, दे आर नॉट सपोज टू बी द नाइस पीपल। अगर बैंक से आपने लोन लिया है और आप उसको रिमाइंडर्स के बाद पैसे वापस नहीं करते, और जब रिकवरी एजेंट आते हैं, रिकवरी एजेंट आर मेंट टू टेक थिंग्स अवे फ्रॉम यू इमीडिएटली।
सो सिमिलर इज द अफेक्ट ऑफ राहु एंड केतु। राहु और केतु का अफेक्ट भी कुछ ऐसा ही है। आपकी कुंडली में अगर राहु और केतु किसी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको ऐसे ही दिखेंगे, किसी भी तरह का सडन लॉस ऑफ फ्री विल, क्योंकि वो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ट्राइंग टू टेक अवे योर फ्री विल। वो आपकी फ्री विल वापस आपसे ले लेंगे, क्यों आपकी जो फ्री विल के जो डिसीजंस हैं वो उस अकॉर्डेंस में नहीं हैं कि वो आपको आपके सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। राहु और केतु के इंडिकेशन है किसी भी तरह की सडन इलनेस, सडन एक्सीडेंट्स, जैसे जिससे आपको कोई ऑप्शन ही ना रहे कुछ भी करने का। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम है वीकेंड पे कहीं जाने के लिए, आपके पास 8-10 ऑप्शन हैं, लेकिन वीकेंड पे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट स्टेइंग इन बेड। आप बेड के अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो ये आपकी फ्री विल आपसे छीन ली गई है, क्योंकि आपके जो डिसीजंस हैं फ्री विल के वो उस अकॉर्डेंस में नहीं है कि वो आपके सोल को नेक्स्ट लेवल पे या एटलीस्ट इस लेवल पे मेंटेन कर सकें। सो 42 और 48 साल इसके बाद अलग फेज़ हैं। सो 36 आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ एज इट इज़ मोस्टली अ जजमेंट पीरियड। 36 साल के बाद जजमेंट पीरियड है सैटर्न का, शनि का, आपके प्रीवियस बर्थ और इस बर्थ के डिसीजंस के अकॉर्डिंग। 42 एंड 48 अगर 36 के बाद भी ये भी सब डिसीजन पीरियड है। मोस्टली इसका पर्पज़ ये है कि वेदर यू आर एलिजिबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, क्या आपका सोल एलिजिबल है अगले लेवल पे मूव ऑन करने के लिए, या उसको अभी और सफरिंग देकर उसके पिछले कर्मों को का भुगतान करवाना है, ताकि वो एटलीस्ट इस लेवल पर एक ह्यूमन फॉर्म में ही अगले बर्थ में आ सके। तो ये है 36, 42 और 48 की रेलेवेंस। अब फाइनली मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि आज मेरा 36th बर्थडे है और होपफुली things will go well. I'll get more clarity in life of specifically of purpose in life. जय शनिदेव।